अकाउंटेंसी का डीके गोयल से चैप्टर नंबर 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसमें करेंगे साझेदारी की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। जो साझेदारी की परिभाषा है वो साझेदारी भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 में दी हुई है। परिभाषा है, साझेदारी उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है जो किसी ऐसे व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए हैं जो उन सब के द्वारा अथवा उनमें से किसी एक के द्वारा सबकी ओर से संचालित किए जाते हैं। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू पर्सन। जो साझेदारी है वो कम से कम दो व्यक्तियों के बीच का पारस्परिक संबंध है। हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस। जो सहमत होते हैं लाभों को बांटने में उस व्यवसाय के, जो व्यवसाय कैरिड ऑन बाय ऑल, जो उन सब के द्वारा, और एनी वन ऑफ देम, या उनमें से किसी एक के द्वारा सबकी ओर से संचालित किया जाता है। देखिए डेफिनेशन ज्यों की त्यों आपको लर्न करनी होती है। नेक्स्ट हम करेंगे साझेदारी की विशेषताएं। ये सब आप +1 में भी कर आ चुके हो। पहली विशेषता, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। साझेदारी स्थापित करने के लिए कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए और उन व्यक्ति में अनुबंध करने की योग्यता होनी चाहिए। भारतीय अधिनियम 1872 में जो ये 3 है, अवयस्क, अस्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति या किसी अधिनियम के अंतर्गत अयोग्य घोषित व्यक्ति, इन 3 को छोड़कर आप कोई भी 2 व्यक्ति साझेदारी की स्थापना कर सकते हैं। साझेदारों की अधिकतम संख्या जो होती है वो भारतीय साझेदारी अधिनियम ने नहीं दी हुई, लेकिन कंपनी एक्ट 2014 या 2013 में, जो कंपनी एक्ट 2014 है उसके अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम संख्या है वो 50 है। कुल मिला के साझेदारी में कम से कम 2 और अधिकतम 50 सदस्य होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। नेक्स्ट है, जो अवयस्क साझेदार है उसे साझेदार नहीं बनाया जा सकता, लेकिन लाभों के लिए बनाया जा सकता है। मीन्स वो हानि में हिस्सा नहीं लेगा, केवल लाभों में हिस्सा लेगा। नेक्स्ट है साझेदारी के बीच ठहराव। साझेदारी एक ठहराव का परिणाम है, एग्रीमेंट का। देखिए कई बार ये फिलिंग द ब्लैंक्स में भी आता है, साझेदारी डैश का परिणाम है या साझेदारी किस का परिणाम है, तो एग्रीमेंट, ठहराव का। इसकी उत्पत्ति ठहराव से होती है, एग्रीमेंट से होती है, कोई कानून से नहीं होती। तो कई बार प्रश्न आता है साझेदारी की उत्पत्ति किससे होती है, आपका आंसर होगा ठहराव, एग्रीमेंट से। और जो ये एग्रीमेंट है मौखिक और लिखित हो सकता है। नेक्स्ट है, व्यवसाय का जो उद्देश्य है वो लाभ कमाना होना चाहिए। व्यवसाय का निर्माण किसी, साझेदारी का निर्माण किसी व्यवसाय की स्थापना होना चाहिए और उस व्यवसाय का उद्देश्य क्या होना चाहिए, लाभ कमाना होना चाहिए। नेक्स्ट है लाभों का बंटवारा। देखिए जो भी व्यवसाय किया जा रहा है उसमें जो लाभ है वो साझेदारों में आपस में बांटने जरूरी है, जब भी वो साझेदारी कहलाएगी। यदि आप कोई धार्मिक या दान देने वाले कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल या चैरिटेबल स्कूल, कुछ चैरिटेबल संस्था चला रहे हो जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, लाभ आपस में नहीं बांटे जा रहे हैं, तो उसको साझेदारी नहीं कहेंगे। तो साझेदारी में लाभों का बंटवारा होना जरूरी है। नेक्स्ट है स्वामी और एजेंट का संबंध। ये भी अलग से 1 नंबर में आता है कि साझेदारी का कैसा संबंध होता है, तो साझेदारी में उनका स्वामी और एजेंट दोनों का संबंध होता है। नेक्स्ट है व्यवसाय का संचालन सभी के द्वारा भी किया जा सकता है या सबकी ओर से कोई एक भी कर सकता है। पृथक अस्तित्व नहीं, ये भी 1 नंबर में कई बार आता है कि एक साझेदारी का अस्तित्व पृथक नहीं होता। इसके अलावा आप 2 और याद रखेंगे कि एक तो साझेदारी का दायित्व हमेशा असीमित होता है। रिपीट, इसमें है नहीं, आप कर सकते हैं, साझेदारी का दायित्व, साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। एक और आप ध्यान से सुनेंगे कि कई बार प्रश्न में पूछा जाएगा कि जो साझेदारी है व्यक्तिगत रूप से क्या कहलाती है और सामूहिक रूप से क्या कहलाती है, तो आपका आंसर होगा व्यक्तिगत रूप से जो साझेदार है वो साझेदार कहलाते हैं और सामूहिक रूप से वो क्या कहलाती है, फर्म कहलाती है। आई रिपीट, साझेदारों का दायित्व असीमित होता है, ये भी याद रखना। दूसरा, व्यक्तिगत रूप से वो साझेदार कहलाते हैं और सामूहिक रूप से फर्म कहलाती है। ओके, और संबंध कैसे होते हैं, स्वामी और एजेंट का। नेक्स्ट हम करेंगे साझेदार के अधिकार क्या क्या होते हैं। अधिकार वैली सिंपल है, लाभ हानि पाने का अधिकार है, संचालन में भाग लेने का अधिकार है, अपने सलाह मशवरे देने का अधिकार है,
कोई भी जो संस्था की पुस्तक है उसकी जांच करने या उसकी कॉपी लेने का अधिकार है। प्रत्येक साझेदार को अधिकार है नए साझेदार के प्रवेश पर रोक लगा सके। प्रत्येक साझेदार साझेदारी की संपत्ति का संयुक्त स्वामी होता है। ये भी कई बार 1 नंबर में आता है कि साझेदारी की संपत्ति का डैश स्वामी होता है, तो आंसर याद रखना संयुक्त स्वामी। किसी फर्म साझेदार ने यदि फर्म को कोई लोन दिया है, उसकी दर निर्धारित नहीं है, तो 6% की दर से उसको ब्याज पाने का अधिकार है, 6% पर एनम की दर से। ये भी 1 नंबर में बहुत बार आता है कि पार्टनर के लोन पर कितना ब्याज होता है, 6% पर एनम। यदि कोई साझेदार कुछ खर्च करता है फर्म से संबंधित, तो उसे वापस पाने का अधिकार है और वो नोटिस देकर साझेदार अवकाश भी ग्रहण कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साझेदार के दायित्व। पहला दायित्व यही है कि किसी भी साझेदार को फर्म के व्यवसाय से प्रतियोगी या प्रतिस्पर्धा कॉम्पिटिटिव वाला व्यवसाय नहीं करना चाहिए। दूसरा उसका दायित्व है, यदि वो साझेदार फर्म की संपत्ति से या फर्म के धन का प्रयोग करके कोई लाभ कमाता है, तो वो लाभ उसको वापस फर्म में जमा करवाना पड़ेगा। तो ये उसके 2 दायित्व हैं। तो आज आपने करे साझेदारी की परिभाषा, उसकी विशेषताएं और उस अधिकार और दायित्व। इसकी विशेषताओं में से बहुत से क्वेश्चन 1 मार्क्स में भी आते हैं, MCQ के रूप में, फिलिंग द ब्लैंक्स के रूप में, ट्रू फॉल्स के रूप में, या अलग से साझेदारी की कोई 2 विशेषताएं इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है।